बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। हमने अपना चैप्टर नंबर 3 जो है वो थियोरेटिकली एंड कर लिया था। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 का हम थोड़ा सा जो वर्कबुक का सेक्शन है उसे डिस्कस कर लेते हैं कि वर्कबुक में हमने क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी गई हैं और किस तरह हमने सॉल्व करना है उसको। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हम वर्कबुक में देखेंगे जो सॉल्व करने के हवाले से आपको दिए गए हैं वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं आपने। कुछ प्रॉब्लम रेडियो एक्टिविटी के हवाले से हैं, कुछ बोहर के हवाले से हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ठीक है, हम अब पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये एक हमारे पास एलिमेंट है क्रिप्टॉन, इसका ये जो है वो एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ का प्रोटॉन नंबर निकालना है तो जो उसका एटॉमिक नंबर है बेसिकली वही उसका क्या है, प्रोटॉन नंबर है। ठीक है, और अगर किसी का हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक अगर हालत में है तो वही उसका हमारे पास क्या है, प्रोटॉन नंबर होगा। यानी कि प्रोटॉन नंबर जो है वही इलेक्ट्रॉन नंबर होगा, वही एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक हालत में, आयनिक हालत में नहीं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो जो भी मास दिया हुआ है यानी एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, उसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। क्रिप्टॉन का कर लेते हैं। क्रिप्टॉन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने निकालने हैं तो जो एटॉमिक नंबर है 36 वही उसका क्या होगा हमारे पास, उसका एटॉमिक प्रोटॉन नंबर होगा। और अगर हमें उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एटॉमिक नंबर है, क्योंकि एटॉमिक हालत में है तो वही उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वही इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी कितनी, 36। और अगर हमने न्यूट्रॉन निकालने हैं तो इसकी इस मास में से इसको हम माइनस कर देंगे। तो हमने मास में से 84 तकरीबन है, उसमें से 36 माइनस कर दिया तो 48 इसका क्या होगा, न्यूट्रॉन की तादाद होगी। ठीक है, इसी तरह हम अगर एक आयनिक कंडीशन यानी कि प्लस चार्ज वाले पे, प्लस चार्ज मीन्स पॉजिटिव आयन वाले पे करते हैं, एल्युमिनियम का पॉजिटिव आयन है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है। जो ज़्यादा होता है वो एटॉमिक मास होता है, जो कम होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, एल्युमिनियम के लिए हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम आयन है हमारे पास, तो हम प्रोटॉन की तादाद निकालेंगे। प्रोटॉन की तादाद कभी भी तब्दील नहीं होती, जो एटॉमिक नंबर है वही होता है 13। ठीक है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की तादाद निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन जितने प्लस में हैं वो एटॉमिक नंबर से माइनस हो जाएंगे। यानी कि जो भी हमारे पास प्रोटॉन की तादाद या एटॉमिक नंबर होगा उसमें से पॉजिटिव चार्ज जितना भी आया वो माइनस कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3, यानी कि हमारे पास 3 इसमें से 13 में से क्या हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 आ जाएगी। ठीक है, जब पॉजिटिव आयन हो तो वो 13 में से क्या होगा, माइनस होगा, एटॉमिक नंबर में से माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद आ जाएगी। बाकी न्यूट्रॉन निकालने का तरीका वही है, जो भी मास नंबर दिया हुआ उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। 27 में 13 माइनस किया, 14 आ गया हमारे पास। नेगेटिव आयन को डिस्कस करते हैं। ये नेगेटिव आयन है सल्फर का हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर है 16, एटॉमिक मास है 32, इसमें नेगेटिव आयन पर चार्ज -2 का। अगर इसमें हमने तादाद निकालनी है सल्फर आयन की तो प्रोटॉन की तादाद बताया ना चेंज नहीं होती, चाहे वो एटॉमिक हालत हो चाहे आयनिक, 16 है तो 16 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अगर माइनस चार्ज है तो वो ऐड कर देंगे एटॉमिक नंबर में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज को ऐड कर देंगे। नेगेटिव चार्ज कितना है, 2, तो 2 ऐड हो जाएगा तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18, तो 18 इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर न्यूट्रॉन निकालना है उसका वही तरीका है कि 32 में से आप 16 माइनस कर दें, आपके पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। तो ये हमारे पास पहला जो क्वेश्चन होगा उसकी एक्सरसाइज इस तरह होगी। ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन आपके वर्कबुक में दिए हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे इसी तरह। अब आते थोड़ा सा आगे, अगला टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी क्या है वो आपको बता चुके हैं, थ्योरी की क्लास में आपको बताया था। अब एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। नीचे एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है, यानी कि बेरिलियम है वो हीलियम से यानी अल्फा पार्टिकल टकरा रहे हैं, तो क्या होगा इससे, दो हीलियम जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसके साथ में बनेगा क्या। पता है आपको, ये 2 एटॉमिक नंबर है, ये 4 है, ये मर्ज हो जाएंगे न्यूक्लियस के तो 6 हो जाएगा, और ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो हमारे पास ये 13 होता है। तो
6 होने के बाद इसका क्या होगा, कार्बन बनना चाहिए, कार्बन 12 होने की वजह से 13 को तो 12 में कन्वर्ट होने की वजह से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन क्या करना होगा, निकालना होगा। किस तरह, इस तरह, यानी कि ये दोनों हीलियम्स और बेरिलियम आपस में जब मिलेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 हो गया। यहाँ पर 4 9 13 होना चाहिए, लेकिन 13 होता नहीं है, तो 13 में से करने 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक न्यूट्रॉन अपने पास से निकालना होगा, ये न्यूट्रॉन यहाँ निकल आएगा इसमें से। तो ये हमारे पास इसका केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी भी आपने इसी तरह करना है, जो भी फ्यूज हो रहे हो आपस में देख के किसका एटॉमिक नंबर वाला कौन सा एलिमेंट है, उसके मासेस को आप इक्वलाइज करके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बाद अगला हमारे पास आ जाता है बोहर एटॉमिक मॉडल। उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं वर्कबुक में। अब बोहर एटॉमिक मॉडल के क्या क्वेश्चंस हैं? बोहर एटॉमिक मॉडल के हवाले से एक क्वेश्चन इस तरह का दिया जाता है जिसमें वेव नंबर मालूम करना होता है, एक रेडियस। पहले वेव नंबर मालूम कर लेते हैं, फिर रेडियस मालूम कर लेंगे। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ लाइन इन लैमन सीरीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसके लिए वेव नंबर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, डेटा किस तरह बनेगा, सबसे पहले वेव नंबर आपको मालूम करना है। वेव नंबर यहाँ पे यू शो हो रहा है, वैसे ये न्यू और उसके ऊपर बार लग रही होती है। ठीक है, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिट कौन सा, यहाँ पे N2, N2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3, N1 कितना दिया हुआ है 1, यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट वो 1 है। तो लोअर एनर्जी ऑर्बिट होगा वो 1, जो हायर एनर्जी ऑर्बिट होगा वो 2। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है वो कितनी है, 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, कैलकुलेट किया है आपने। वेव नंबर इज इक्वल टू आर एच, यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपने n1 की जगह n1 की वैल्यू और n2 की जगह पे n2 की वैल्यू रखनी है, रख दी। 1 का स्क्वायर आ गया, n1 जो था वो 1 है और n2 जो है वो 3 है। 3 का स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 से डिवाइड होने के बाद 1 ही रहेगा। और ये हमारे पास 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 हो जाएगा। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा आंसर में, और ये 1/9 ऐसे ही आ जाएगा। अब 1/9 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये हमारे पास, और 1 में से इसको माइनस करके इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेव नंबर आ जाएगा कितना, 97492.77 सेंटीमीटर इनवर्स। आपके कैलकुलेटर से डिफरेंट भी आ सकता है, थोड़ा सा चेंज आ सकता है, क्योंकि कैलकुलेटर में पॉइंट्स की वैल्यू ऊपर नीचे होने की वजह से कोई कम लेते हैं कोई ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ माइनर सा फर्क एक बड़ी वैल्यू में आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपको दिया होगा वो दिया होगा हमारे आपके वर्कबुक में, वो दिया होगा रेडियस के हवाले से। बोहर रेडियस इज दिस। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको एक बोहर रेडियस का कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, कितनी, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फाइंड क्या करना है, रेडियस, रेडियस फाइंड करना है। कौन से ऑर्बिट का फाइंड करना है, ऑर्बिट नंबर है थर्ड। फॉर्मूला आपको ने कैलकुलेट कर प्रूफ कर लिया था, वो ये होता है। अब R इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ए नॉट जो है वो कांस्टेंट है, एन की जगह पे आप नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू रख दें। नंबर ऑफ ऑर्बिट है 3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि फॉर्मूले में स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, ऑर्बिट नंबर 3 है और ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई स्क्वायर लेंगे तो 9, 9 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो ये है हमारे पास रेडियस का। जितने भी रेडियस के क्वेश्चन है वो इस तरह सॉल्व होंगे, और जितने भी वेव नंबर के क्वेश्चन है जो आपका पिछला क्वेश्चन कराया उस तरह सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। ये लास्ट है हमारे पास जो वर्कबुक में क्वेश्चंस दिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की प्रॉब्लम्स जो दी हुई है। ठीक है, इसको बड़ा इत्मीनान के साथ करना होता है, इसका आइडिया आपको फुलफिल तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो अगर कभी आपने देखा होगा 1s1 अगर लिखा, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कैसे करते हैं आपको आगे बताएंगे। इसमें जो ये 1 होता है हमारे पास, वो होता है पीरियोडिक टेबल में इसका ऑर्बिट, यानी कि पीरियोडिक टेबल में इसका जो पीरियड होता है या रो होती है। ठीक है, इसको हम शेल भी कहते हैं, यानी कि ये रो भी है पीरियोडिक टेबल में, ये शेल नंबर भी है हमारे पास,
और इसकी पॉसिबिलिटी 1 से लेकर 7 तक होती है, यानी कि 1 से लेकर 7 तक रोज जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। 1 से लेकर 7 तक जो हैं ऑर्बिट भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास ये 1, ये क्या है, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप को भी शो करता है, कौन से ग्रुप में है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी शो करता है। इसकी पॉसिबिलिटीज एस के हवाले से 1 या 2 हो सकती है, लेकिन अगर पी होता तो 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं, डी है तो 1 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, एफ है तो 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे एस है तो या तो 1 होगा या फिर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अगर पी होता तो 1 से लेकर 6 तक 1 2 3 4 5 6 कितने भी आ सकते थे, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 6 से ज़्यादा आएंगे तो पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी जो आपने पढ़ी उसकी वॉल्यूशन हो जाएगी। वो कहता है मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन पुट हो सकते हैं। डी में 1 से लेकर 10 तक, या 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 7 10 तक चल सकते हैं। इसी तरह इससे 1 से लेकर 14 तक अगर एफ ऑर्बिटल हमारे पास हो तो। ठीक है, ये जो है वो आपके पास ऑर्बिटल हैं। ऑर्बिटल हमारे पास एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। ये 4 किस्म के सब शेल्स हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ उस हवाले से, अफवाह प्रिंसिपल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो इस तरह की हमने एक डायग्राम बनाई थी, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं एक बार था, ताकि हम करने जा रहे हैं तो पुराना आपके पास जो पिछला लेक्चर है, मेरा 4th लेक्चर आपने लिया होगा तो उसमें होगा, इसमें आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, इसलिए दोबारा से एक मरतबा मैं अफवाह प्रिंसिपल को रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती किस तरीके से है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जो एरो पहले जिसमें दाखिल हुआ है वो सबसे पहले भरे जाएंगे। अफवाह के मुताबिक जो कम एनर्जी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले और जो ज़्यादा है उसमें बाद में जाएंगे। तो इसके मुताबिक पहले 1s2 भरा जाएगा, फिर 2s2 भरा जाएगा, 2 जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद है, फिर 3s2 भरा, फिर 2p भरा जाएगा, फिर 3s2 भरा जाएगा, फिर 3p भरा जाएगा, फिर 4s2। इस तरह ये वाली एक सीरीज़ बना ली गई है इसको देखते हुए। ठीक है, तो भरना किस तरह जाएगा एक मरतबा दोबारा देख लें। सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरह इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ लोअर एनर्जी ऑर्बिट से, ये सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिट है सबसे पहले इसमें, और ये सबसे हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दाखिल होंगे। ठीक है, एक डायग्राम और देख लेते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर ये वाली डायग्राम है। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन, सबसे कम एनर्जी अगर बढ़ रही है तो सबसे कम एनर्जी 1s है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। एक ही रूम है, 2 इलेक्ट्रॉन पुट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें भी एक ही रूम है, 2 इलेक्ट्रॉन पुट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें 3 है, पी में 3 होते हैं, पढ़ा था px py pz, तो इसमें 3 ऑर्बिटल हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन पुट हो सकते हैं, फिर 3s आ जाता है। इस तरह पहले 1s भरेगा, फिर 2s, फिर 2p भरेगा, फिर 3s, फिर 3p भरेगा, फिर 4s। इस तरह एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा ऊपर जाते हुए। सबसे नीचे वाला लेवल किसका है हमारे पास, ये 1s का है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, ये इस तरह एनर्जी लेवल क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसी तरह रखे जाएंगे, पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में ये 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इस तरह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रखे जाते हैं। आगे देखेंगे, पता लगेगा हमें। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, इसको जल्दी से देख लेते हैं ज़रा सा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम का 2 होता है तो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लिथियम का 3 होता है तो 1s2 2s1, यानी कि टोटल 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले में 2 फिर 1। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले में 2 फिर दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 और ये 1, 5 हो गए। तरतीब वही रहेगी जो आपको पहले अभी बताई है। ठीक है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 और 2 ये 6 हो गए। नाइट्रोजन में 7 होते हैं तो 2 और 2 ये 4 और ये 3 हो गए। पी में 6 आ सकते हैं इसलिए 3 रखे हुए, 3 भी रख सकते हैं, 6 हो गए, 7 हो गए। ऑक्सीजन में हमारे पास 8 होते हैं तो 2 2 और ये 4, 8 हो गए। और इसी तरह फ्लोरीन में हमारे पास 9 होते हैं तो हमारे पास ये कितने हो गए, 2 2 4 और 5 कितने हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। जीनोन में हमारे पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 और ये 6, 10 हो गए। अब ये पी फुल हो गया, अब पी फुल हो गया तो अगले की बारी आ जाएगी। देखें इसमें 11 हुए तो ये पी फुल हो गया, इसके बाद 3s1 आ गया। फिर इसी तरह हमारे पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप देख लीजिएगा इसको स्टॉप करके जब गूगल क्लासरूम में अपलोड होगा। ठीक है,
आगे चलते हैं, एक और डायग्राम इसी हवाले से दी गई है। इसमें पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू किया गया। पोटाशियम है 19, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 हो गए। फिर 18 के बाद कितने बच गए, एक बच गया 19 में आने के लिए, तो ये अगला ऑर्बिटल होता है 4s1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कैल्शियम की बात करते हैं तो इसके होते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो 18 हो गए टोटल। फिर 4s2 आ जाएगा। अब 4s2 फिल हो गया, अब अगले की बारी आ जाएगी, 4p की बारी आ जाएगी। अगर इसकी बात करते हैं 21 की कैडमियम की, तो हमारे पास इसमें एस में जो है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन छोड़ देंगे, सिर्फ इसकी बता रहा है। ये जो आपके पास यहाँ लिखी हुई है वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ जो शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारे पास इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम फिल करते चले जाते हैं। इसको भी आप एक मरतबा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें टाइटेनियम की, तो टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 18 पूरे हो गए यहाँ तक, और ये 2 और ये 2 कितने हो गए, 4, 18 और 2 22 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए। 23 अगर पर आते हैं तो 23 है हमारे पास वेनेडियम का, हमारे पास इसमें कितने 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ तक तो पता है आपको पहले से 18 हो गए, तो वही होगा। फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, 4s में 2 और 3d जो है वो 10 तक जा सकता है, ठीक है। फिर अगर हम बात इसकी यहाँ से आ जाते हैं, कोबाल्ट को ले लेते हैं, ठीक है। पहले क्रोमियम को ले लेते हैं। क्रोमियम का थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन, मिसाल के तौर पे क्रोमियम 24 है, ठीक है। तो 24 होने के लिए आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि ये तो 18 हो गए, लेकिन 4s में 2 नहीं लिखे हुए, 4s में 1 लिखे हुए और 3d 5। वैसे होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था 4s 2 3d 4, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डी अपने आप को हाफ फिल्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, कैसे, एस से, तो एस 1 हो जाता है और डी कितना हो जाता है 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ सब में एस में 2 चल रहे हैं, यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। लेकिन जब ये कंडीशन खत्म हो जाती है, सिर्फ डी में जब 4 आ रहे हो और 9 आ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन एस से डी में जाएगा, इसके अलावा किसी केस में नहीं जाएगा। अब आप आगे देख सकते हैं वही दोबारा शुरू हो जाएगा, सिवाय इस केस के। इसमें क्या हुआ है कि एस से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। इसी तरह कॉपर में होता है, कॉपर में अपने आप को फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, ये आगे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, ये रही। इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन एस से कहाँ शिफ्ट किया है, इसमें। वैसे इसकी क्या होनी चाहिए थी, 4s 2 और 3d 9, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और बाकी सब कॉन्फ़िगरेशन फिर इसी तरह होगी, ठीक है। एक मरतबा दोबारा देख लेते हैं इन एलिमेंट्स को। कॉपर का दोबारा देखते हैं, कॉपर की होनी क्या चाहिए थी, क्योंकि 25 है हमारे पास, 29 है, तो 1s2 2s2 2p6, ये होगा 10 इलेक्ट्रॉन। फिर ये 2, ये होगा हमारे पास 12, ये 6, ये कितने हो गए हमारे पास 18, यहाँ तक 18 हो गए। अब बचे कितने 24 में से हमारे पास, एस में कितने आने चाहिए 2, और इसमें कितने आने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। इस तरह हमारे पास ये 29 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और ये हमारे पास ये आगे पीछे लिखा हुआ है, कॉपर क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम ऊपर आना चाहिए, कॉपर नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 9 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जब भी याद रखिएगा, बस आपने क्या देखना है कि डी में अगर 9 आ रहे हैं और डी में अगर 4 आ रहे हैं, तो हमने एक्चुअली क्या करना है कि एस से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है डी पे, एक से इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट हो जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट हो जाएगा। सिर्फ 2 केसेस याद रखिएगा, जब डी में 4 आ रहे हो और डी में 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, तो एस से एक इलेक्ट्रॉन हम शिफ्ट करके लिखते हैं किसके अंदर, किसके अंदर, डी में। तो ये इधर ही चेंज होता है, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम चलती रहती है, उसी हवाले से ही, कोई चेंजिंग नहीं होती, ठीक है। अगर कोई आयनिक चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, तो सबसे पहले आयनिक चार्ज होता क्या है। आयनिक चार्ज होता है कि एक इलेक्ट्रॉन चला जाए या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। रिकॉल द एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन, ठीक है। द चार्ज of an ion is related to the number of valence electron on the atom। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसमें एटम जो है में इलेक्ट्रॉन की तादाद तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट ए ग्रुप है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। मिसाल के तौर पर सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर ये आयन बनाएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 11 इलेक्ट्रॉन की जगह इसमें कितने बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, मिसाल के तौर पर अगर सोडियम है, इसका 11 इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए सोडियम की कितनी है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये लोग 11 इलेक्ट्रॉन, 2 2 6 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। लेकिन अगर ये आयन की सूरत में है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया हुआ होगा, तो ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, इसमें से क्या बचेगा 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 और ये 6।
अगर नेगेटिव आयन है ऑक्सीजन का मिसाल के तौर पर, तो ऑक्सीजन होता है 8, 1s2 2s2 2p4, ये होगा 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर नेगेटिव आयन लगा हुआ तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, तो इस सूरत में अब इसमें 8 नहीं 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगी, 1s2 2s2 और p में जो 4 थे 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे 6। ये होगी हमारे पास नेगेटिव आयन की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। और ये हमारे पास किसकी है, ये हमारे पास एटॉमिक हालत में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम का केस मैंने दोबारा बता दूं आपको, क्रोमियम का केस क्या था हमारे पास, क्या क्रोमियम था तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली ये थी 1s2 2s2 2p6 2s2 3p6 4s2 4s1 3d 5। अगर ये आयन में जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो याद रखिएगा सिर्फ इस केस में जो कि डी ब्लॉक के केसेस हैं, उसके अंदर पहले एस खाली होगा और फिर डी की पर बात आएगी। क्योंकि इस पर +1 लिखा हुआ है, तो ये जो 4s1 है यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब जो एस खाली हो गया, अगर यहाँ 2 लिखा हुआ होता +2, तो फिर डी से निकलता इलेक्ट्रॉन 4 हो जाता। और अगर +3 लिखा होता तो डी से एक और इलेक्ट्रॉन निकलता, कितना हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ तक आने में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो हम एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से कम करेंगे, तो वो किससे कम होगा, एस से। जब एस खाली हो जाएगा तो बारी किसकी आएगी, फिर डी की आएगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अब n+l रूल हमने एक किया था। n+l रूल को कि जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह आता है कि अरेंज द ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू असेंडिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू द n+l रूल। n+l रूल की वैल्यू को जमा करते जाएं, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वो पहले रखा जाएगा और जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको बाद में रखा जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है 4s ऑर्बिटल पहला। 4s में 4 जो है वो n की वैल्यू है, s के लिए होती है 0, तो 4 + 0 हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, अब अगले ऑर्बिटल की बारी आती है 3p। 3 जो है इसका n की वैल्यू 3 आ गई और l की वैल्यू क्या आ गई, p की होती है 1, 4 आ गया। फिर आ गया अगला 1s। 1 में 1 जो है वो n की वैल्यू और s के लिए जो वैल्यू होती है वो 0। दोबारा बता दूं, l की जो वैल्यू है s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। अब 3d है तो 3 इसका n की वैल्यू और d जो है वो 2 होती है, तो 5 आ गया। और इस तरह हमारे पास ये 2p अगर ये ले वाला आ गया यहाँ पे 2p, तो 2 जो इसका n की वैल्यू हो गई, p जो है हमारे पास वो 1 की वैल्यू हो गई, तो ये प्लस हो गया 3 आ गया। और इस तरह हमारे पास 2 जो है वो n की वैल्यू हो गई, s जो है वो 0 होता है वो 2 आ गया। इनमें सबसे पहले किसको आना चाहिए, इसको आना चाहिए 1s को, फिर किसको आना चाहिए 2 ये वाले 2s को, फिर किसको आना चाहिए 2p को n+l रूल के मुताबिक। अब उसके बाद इन दोनों में टाई आ गया। जब टाई आ गया तो फिर ये वैल्यू देखते हैं, सिर्फ ये वाली 4 या 3। 3 छोटा है, सबसे पहले 3p आएगा, फिर आएगा 4s और फिर आप आएगा ये 3d। इस तरह पहले 1s सबसे कम वैल्यू, फिर 2s, फिर 2p। अब हमने n+l रूल की मदद से जो ये हमारे पास गलत तरतीब में लिखा था, इसको हमने सही तरतीब में कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरतीब में लिख लिया। किसकी मदद से, ये n+l रूल की मदद से। ये भी एक क्वेश्चन आपके वर्कबुक में दिए हुए होंगे। ठीक है, अब अप्लाई और करते हैं। ये अफबा प्रिंसिपल का मैं आपको बता रहा हूँ। अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो इस तरह होगी 1s 1s में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हीलियम अगर है तो 1s में 2, यानी कि हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s 2 होगी। अफबा के मुताबिक हीलियम की 1s 2 हो गई। ठीक है, बात करते हैं अब अगले की, लिथियम की। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। पहले s में 2 आ गए, 1s 2 हो गया, तो अगला किस में जाएगा, यकीनन 2s 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो एरो शो कर रहे हैं ना, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, यानी लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2 2s 1 होगी। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, जिसका 4 एटॉमिक नंबर होगा, बेरिलियम 1s 2 और 2s 2। ठीक है, अब इसके बाद शुरू होगा p ऑर्बिटल। इसके बाद कौन सा शुरू होगा, p ऑर्बिटल। ये आ गया हमारे पास 1s के 2 इलेक्ट्रॉन,
2s के 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के हवाले से, और 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, p में जाना चाहिए। लेकिन आगे देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारे पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारे पास बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वन एस में 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब ये किसकी होनी चाहिए, किसका एटॉमिक नंबर 6, यानी कार्बन हो, ठीक है। लेकिन हर्ट्ज रूल ये कहता है कि ऐसा नहीं होता है। जब p की बारी आएगी तो पहला इलेक्ट्रॉन तो समझ में आगे आगे क्लॉकवाइज आ गया, दूसरा कभी भी उसी ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज फौरन नहीं आएगा। वो कहता है कि पहले क्या होगा, कार्बन के केस में इलेक्ट्रॉन पहले किस में रखे जाएगा, 1s2 2s2, फिर 2p में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन कार्बन का कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा। पहले px, ये px है और ये कौन सा है, py है। तो पहले इसमें आएगा px में और फिर किस में आएगा, py में। ऐसा नहीं हो सकता px में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएं, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलें 1s में 2 चलेगा, समझ में आता है, 2s में 2 चलेगा, अब 2 बचे। तो अब बारी आनी है p की। तो हर्ट्ज रूल यह कहता है कि p में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही ऑर्बिटल में कभी भी नहीं आएंगे। पहले किस में जाएगा, px में, फिर दूसरा जो आने वाला है किस में जाएगा, py में जाएगा, ठीक है। और स्पिन दोनों की सेम होगी। ये हर्ट्ज रूल है, याद रखिएगा। रूल के मुताबिक बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, अब p में आने के बाद पहले px में आएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है px में आगे खामोश हो जाएगा। लेकिन अगर 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं तो px में दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा, वो किस में जाएगा, वो py में जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले की, नाइट्रोजन की, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे रखे जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं रखे जाएंगे। पहले सिंगल ही ऑक्युपाई करेगा, यानी पहले 2 इसमें आ गए, फिर 2 इसमें आ गए, 4 हो गए, 3 बचे। अब इन्होंने एक एक आना है, पहले एक इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, इसने यहां रख दिया। तो ये हर्ट्ज रूल के मुताबिक उसकी वायोलेशन हो गई। हमेशा सेम स्पिन के साथ सिंगल ऑक्युपाई करेंगे। किस तरह, इस तरह, पहले 2 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर p में 1 px में, फिर px में, फिर सॉरी पहले px में, फिर py में, फिर pz में, सेम स्पिन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी हर्ट्ज रूल के मुताबिक। एस का तो काम होता ही नहीं है इतना हर्ट्ज रूल के मुताबिक। हर्ट्ज रूल अप्लाई किसके ऊपर होता है, p के ऊपर होता है, ठीक है। अब अगर हम उससे आगे वाले की बात करते हैं तो अगला ऑक्सीजन है। अब ये फिल हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन होता है 8। ये 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 3 हो गए। अब p में गुंजाइश खत्म हो गई सिंगल ऑक्युपाई होने की। अब क्या करेगा, वो डबल ऑक्युपाई करेगा, लेकिन px से शुरू करेगा, लेकिन स्पिन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। किस तरह, इस तरह, यानी कि पहले सिंगल ऑक्युपाई किया, अब 8वां इलेक्ट्रॉन बच गया, उसको कहाँ रखें, उसको वापसी किस में रखना पड़ेगा, px में, और स्पिन क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरह अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन 9 हो जाए अगर, तो इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, ये होगा हमारे पास 7, 8 px में आएगा, 9 py में आएगा, ठीक है। स्पिन डिफरेंट होगी, यानी कि अगर एक ऑर्बिटल की क्लॉकवाइज है, दूसरे की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इस केस में हो के टोटल इलेक्ट्रॉन हो 10, तो पहले इसमें 2, इसमें 2, ये तो यहाँ तो हर्ट्ज रूल अप्लाई होना है, हर्ट्ज तो यहाँ अप्लाई होता है। तो पहले इसमें कितना आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, px में 5 हो गए, 10 पूरे करने, फिर py में आएगा उसी स्पिन के साथ, फिर pz में आएगा सेम स्पिन के साथ, फिर जब वापसी आएगा, अब ये कितने होगा, 7 करने कितने 10, अब किस में आएगा, फिर px में डबल होगा डिफरेंट स्पिन के साथ, फिर py में डबल होगा डिफरेंट स्पिन के साथ, और फिर pz में डबल होगा डिफरेंट स्पिन के साथ। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पुट हो गए p में। तो हर्ट्ज रूल क्या कहता है, एक मरतबा दोबारा बता देता हूं, जब p में इलेक्ट्रॉन आना शुरू होंगे तो पहले px में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर py में, pz में, px py pz में जब पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो स्पिन सबकी होगी सेम। लेकिन अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन बचता है तो फिर वो किस में आएगा, दोबारा px में डबल होगा, फिर py में डबल होगा, और फिर pz में डबल होगा डिफरेंट स्पिन के साथ। ये हमारे पास है हर्ट्ज रूल। समझ में आ गया होगा हर्ट्ज रूल भी आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।